वेरी गुड मॉर्निंग माय सुपरस्टार्स। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। शुरुआत करते हैं अपने विषय की। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा रिवीजन टाइम चल रहा है, तो जिसमें हम किसमें कर रहे हैं रिवीजन? हमारी जो पाठ्य पुस्तक है बसंत, उसमें हम रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का रिवीजन हमने कर लिया है। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3। इसका शीर्षक है बस की यात्रा। इसका रिवीजन हम करेंगे, मतलब इसको हमने पढ़ लिया है, इसको वापस से एक बार हम देखेंगे। अब ये जो पाठ है, इसमें इसके लेखक कौन है? इसके लेखक थे हरिशंकर परसाई जी, और ये मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। और ये जो पूरा पाठ है वो किस पर आधारित है? व्यंग विधा पर आधारित है। जो हरिशंकर परसाई जी थे वो पहले ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग को लेखन का दर्जा दिलवाया, विधा का दर्जा दिलवाया। विधा मतलब राइटिंग फॉर्म होता है ना, उसे बोलते हैं विधा। तो ये पहले रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग को विधा का दर्जा दिलवाया था। तो शुरुआत करते हैं अपने पाठ की। अब ये जो पाठ है, इसमें ये 5 मित्र हैं। कितने मित्र हैं? 5। इन्होंने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफर नहीं करते। तो लोगों ने सलाह क्यों दी कि शाम वाली बस से सफर इसलिए नहीं करते क्योंकि एक तो बस जो है रात का सफर है, मान लो बस कहीं भी खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो रास्ते में कहाँ रुकना पड़े, कैसे समय बिताना पड़े। तो इस कारण से लोगों ने क्या सलाह दी थी उनको कि इस शाम वाली बस से सफर नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? जिन लोगों ने सलाह दी उनको कि शाम की बस से आप यात्रा ना करें, तो उन लोगों से उन्होंने क्या पूछा, उन 5 मित्रों ने, कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो उन लोगों ने क्या कहा, नहीं, ये जो बस है वो क्या है? डाकिन है। डाकिन का अर्थ क्या होता है कि बस डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक है। मतलब जो बस है उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। मतलब उसको देखने पर लगता था कि पता नहीं ये बस चलती भी है या नहीं। और उसको चलाने वाले की हिम्मत देखो कि इतनी हालत खराब होने के बाद भी वो बस को चला रहा है। तो इसके बाद जो 5 मित्र थे उन्होंने जब बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध क्या होता है कि बुढ़ापे की जो अंतिम सीमा जो होती है ना, अंतिम पड़ाव जो होता है बुढ़ापे का, उसे बोलते हैं वयोवृद्ध। सदियों के अनुभव के निशान ली हुई थी। मतलब इतनी ज्यादा, मतलब उसको देख के ऐसे लग रहा था कि बहुत पुरानी बस है। सदियों के निशान मतलब उसने बहुत ज्यादा वो पुरानी हो चुकी है। लोग इसलिए इसे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। मतलब ये व्यंग दिया उन्होंने कि वृद्धावस्था में, मतलब इतनी पुरानी होने के बाद, इतनी पुरानी बस हो गई है तो इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हिस्सेदार मतलब जो होता है ना कि जो जिनकी बस थी, वो पार्टनरशिप में जिसे बोलते हैं ना, वो कि हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है? हाँ जी, और कैसे चलेगी? मतलब उन्होंने उस हिस्सेदार से क्या पूछा कि ये बस चलती भी है? तो उन्होंने क्या, अभी देखना आप चलेगी। तो उसे देखकर उन्हें लग रहा था कि ये बस जो है वो खराब है, शायद नहीं चलती होगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। आगा पीछा एक मुहावरा है जिसका अर्थ क्या होता है? निर्णय न ले पाना, कि हम चले या नहीं चले, इस बस से हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जो उनका एक मित्र था, वो डॉक्टर था, उसने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। अनुभवी मतलब बहुत पुरानी बस है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। विश्वसनीय का अर्थ क्या होता है? विश्वास के योग्य है। जैसे कहा जाता है ना कि जो पुरानी चीजें हैं उन पे ज्यादा विश्वास करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि जो बस है बहुत अनुभवी है और विश्वसनीय, मतलब विश्वास के योग्य है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे हमें इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। तो मतलब जो लोग उन 5 मित्रों को छोड़ने आए थे वो उन्हें इस तरह से देख रहे थे कि
पता नहीं बाद में ये सही सलामत रहे या ना रहे। तो कह रहे हैं, उन्होंने क्या कहना चाह रहे हैं कि संसार में जो भी आया था वो जाना तो उसको है ही, चाहे वो राजा हो, रंक हो या फिर फकीर हो। रंक का अर्थ होता है गरीब और फकीर का अर्थ क्या होता है, साधु। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। मतलब इसमें है कि कूच करना मतलब प्रस्थान करना, और निमित्त होता है कारण। मतलब ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि यदि कोई संसार से जाता है, मतलब किसी की मृत्यु होती है तो कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है। कोई बीमार होता है, किसी की दुर्घटना हो जाती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कहा जा रहा है कि आदमी जब किसी भी इंसान को जब प्रस्थान करना हो, मतलब संसार से विदा देनी हो, तो कोई ना कोई निमित्त होना चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन हो। मतलब जब देखा कि बस जो थी वो स्टार्ट हो गई, इंजन जो है वो शुरू हो गया है, तो ऐसे लगा जैसे सारी बस ही इंजन हो। मतलब इतनी जोर से पूरी बस हिलने लगी और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि सारी सीट के नीचे इंजन है। मतलब उस बस में इतनी ज्यादा आवाज हो रही थी, इतनी ज्यादा तेज गति से वो हिल रही थी, तो उन्हें लग रहा था कि जो हर सीट है उसके नीचे ही क्या है, इंजन है। और वो सभी लोग, वो जो कांच थे वो भी बहुत ज्यादा हिल रहे थे। ऐसे लग रहा था कि जो बचे हुए हैं वो भी टूट जाएंगे। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। वक्त मतलब समय। और असहयोग का अर्थ क्या होता है कि सहयोग न करना, साथ न देना। और सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है कि विनय के साथ आज्ञा का पालन करना। तो के वक्त मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि ये जो बस है वो जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था, उस समय की ये बस रही होगी। क्योंकि ये जो बस है उसको देखकर लग रहा है कि ये भी क्या कर रही है, असहयोग आंदोलन कर रही है और सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रही है। क्यों? उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। मतलब जो बस है उसका हर हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। मतलब उसकी जो पूरी बस ऐसे लग रहा था कभी इधर से हिल रही है, कभी इधर से हिल रही है ना। इस तरह से पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों? मतलब हर हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था, फिर भी जो बस है वो इस तरह चल रही थी। मतलब पूरी आज्ञा का पालन कर रही थी, विनय के साथ हर चीज को मान रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल जाएगी, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे निकल जाएगी। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो इससे लग रहा है कि जो बस की स्थिति थी वो कितनी ज्यादा खराब थी। एकाएक बस रुक गई। एकाएक मतलब अचानक। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगे। अब देखो उनकी क्या स्थिति थी कि जब पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया तो उन्होंने क्या किया, जो पेट्रोल था उसे बाल्टी में निकाला, उसमें नली डाली और उस नली से वो इंजन में भेजने लगे। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। तो यहाँ भी व्यंग किया उन्होंने कि वो जो स्थिति थी उस समय की, कि जिस तरह से जो ड्राइवर है उसने जो नलकी है पेट्रोल की जो नलकी है वो इंजन में लगा रखी है और ऐसे लग रहा है कि थोड़ी देर में वो इंजन को भी गोद में रख लेंगे। मतलब इंजन भी उससे निकल जाएगा और वो उसे गोद में रख लेंगे। तो उसे देखकर ऐसे लगता है जैसे कि कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। मतलब जो उस समय जहां बस जा रही थी, दोनों तरफ क्या था, वहां पे पेड़ थे, तो मन को लुभाने वाले थे, मन को अच्छे लगने वाले थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। मतलब इतना अच्छा मौसम था, मन को लुभावना मौसम था। जो दृश्य था वो इतना अच्छा था। उसके बाद भी जो लेखक और उनके 5 मित्र हैं वो हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहे थे?
क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो बस है वो कभी भी खराब हो सकती है, कभी भी उसके ब्रेक फेल हो सकते हैं, जो स्टीयरिंग है वो टूट सकता है। तो यदि स्टीयरिंग टूटेगा या ब्रेक फेल होंगे तो क्या होगा, बस एकदम से रुकेगी और किसी ना किसी पेड़ से टकरा जाएगी। जो भी पेड़ आता डर लगता कि बस इससे टकराएगी, वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। मतलब उनको लग रहा था कि जब झील आ रही है तो लग रहा है कि बस अब इसमें गिरने वाली है। एकाएक फिर बस रुकी, फिर अचानक से क्या हुआ, बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चल नहीं सकी। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। शीन चांदनी, शीन क्या होता है, हल्की हल्की चांदनी होती है ना, कि चांद की जो रोशनी थी वो हल्की हल्की चांद की रोशनी थी। शीन चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे यह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। मतलब बहुत ही दयनीय लग रही थी कि लगता है जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। मतलब उस शीन चांदनी में पेड़ों की छांव में वो बस कैसी लग रही थी, बहुत ही दयनीय लग रही थी। किसके समान लग रही थी, एक वृद्धा के समान। मतलब बहुत ही बूढ़ी स्त्री है जो कि बहुत ज्यादा थक गई है और थक कर अब थोड़ी देर बैठ गई है, इस तरह से वो बस लग रही थी। हमें ग्लानि हुई, ग्लानि का अर्थ क्या होता है, पछतावा। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी, हाँ बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। लदकर मतलब चढ़कर। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। प्राणांत होता है कि प्राणों का अंत हो जाना, प्राण समाप्त हो जाना। और बियाबान क्या होता है, सुनसान जंगल, जिसे जंगल जो होता है उसे बोलते हैं बियाबान। और अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार। तो कह रहे हैं कि हमें इतना दुख हो रहा है कि हमें मतलब शर्म आ रही है अपने ऊपर, पछतावा हो रहा है हमें कि इस बस पर हम चढ़कर आ रहे थे, लदकर आ रहे थे, और ये जो हमें लग रहा है कि अब ये जो बस है इसका प्राणांत हो जाएगा और इसी सुनसान जंगल में हमें इसकी अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम होती हो गई। अब जब जो हिस्सेदार थे कंपनी के, उन्होंने बस को ठीक किया, फिर बस वापस से स्टार्ट हुई, चलने लगी। लेकिन जो उसकी चाल थी, जो उसकी गति थी, वो और भी क्या हो गई, कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। जो उसकी हेडलाइट थी ना, ज्योति मतलब आंखों की जो रोशनी होती है उसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हेडलाइट ज्योति किसके लिए कहा गया है, जो उसकी हेडलाइट होती है उसे कहा गया है कि धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। वृद्धा किसके लिए कहा गया है यहाँ पे, बस को किसका दिया गया है प्रतीक, वृद्धा का। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटा, अपनी तो वह उम्र नहीं रही। मतलब यहाँ भी लेखक ने व्यंग किया है कि जब भी उस बस के आसपास आगे से या कोई भी गाड़ी नजर आती तो वो बस ऐसे लगता कि जिसे साइड में रुक रही है, धीरे धीरे चल रही है और कह रही है कि निकल जाओ बेटा, अपनी तो वो उम्र नहीं रही। अपनी वो उम्र मतलब कि अब वो गति नहीं रही कि मैं तुम्हारी बराबरी कर सकूं या तुमसे आगे निकल सकूं। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। अब वो पुलिया के ऊपर चढ़े तो क्या हुआ, एक जो टायर था वो पंचर हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई, मतलब बहुत तेज एकदम से हिली और फिर रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। अब उसकी जो गति थी वो बहुत कम थी, इसलिए पंचर होने पर क्या हुआ कि वो बस एकदम से हिलकर रुक गई। और यदि उसकी गति, जो उसकी चाल है, बहुत तेज होती तो क्या होता, बस जो उछलकर क्या गिर जाती, वो नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग मतलब बलिदान की। तो कहना चाह रहे हैं कि उस बस की स्थिति ऐसी है, उस बस में मतलब इतनी सारी कमियां हैं, पूरी तरह से बस खराब होने के बाद भी जो उस बस के हिस्सेदार हैं वो उस बस को लेकर चल रहे हैं। तो वो उसको क्या कह रहे हैं कि इनको साक्षात प्रणाम है मेरा, कि इतनी हालत खराब होने के बाद भी अपने प्राणों की परवाह नहीं कर रहे वो, और इस बस में सफर कर रहे हैं, इस बस को चला रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है।
जान हथेली पर लेना एक मुहावरा आया, इसका अर्थ क्या हो गया? प्राणों की परवाह ना करना। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। अब यहाँ भी उन्होंने व्यंग किया है कि इस बस में इनको आने से इनके बलिदान का क्या किसी को महत्व मालूम चलेगा, इनको तो किसी क्रांतिकारी नेता का आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते, तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मतलब यहाँ भी उन्होंने व्यंग किया है कि यदि ये बस नाले में गिर जाती और हम जो सभी यात्री हैं वो मर जाते तो क्या होता? जो देवता हैं, जो भगवान है, वो बाहें पसार कर इसका स्वागत करते, किसका? हिस्सेदार का। और कहते ये कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। मतलब अपनी जान दे दी लेकिन जो टायर है वो नहीं बदला, एक टायर के लिए उसने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। दूसरा किस्सा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। मतलब उन्हें लगा कि उनको क्या था कि हम टाइम से पन्ना पहुंच गए तो हम सुबह वापस आ जाएंगे, क्योंकि उनके एक मित्र को काम पर जाना था। तो अब वो कह रहे हैं कि अब हमने उम्मीद ही छोड़ दी, किसकी? टाइम पर पन्ना जाने की। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। मतलब उन्हें लग रहा था कि टाइम पर तो क्या, अब हमें लग रहा है कि हम कभी भी पन्ना पहुंच ही नहीं पाएंगे। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। तो उन्हें लग रहा था कि अब पन्ना तो क्या, हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्या पता हमारे प्राणों का ही अंत हो जाए। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। प्रयाण मतलब परलोक से धार जाना, मतलब मृत्यु हो जाना। मतलब उस लोक जो आया है ना यहाँ पे, वो किसके लिए आया है? परलोक के लिए आया है। और प्रयाण होता है कि अंतिम विदा देना, मृत्यु हो जाना। तो कह रहे हैं कि लगता है कि पूरी जो जितना जीवन हमारा है वो इस बस में निकल जाएगा और इसी बस से हम लोग उस लोक में पहुंच जाएंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। मतलब वो कह रहे हैं कि पहले तो उन्हें डर लग रहा था कि अब क्या होगा, बस से पेड़ से टकराएगी या नहीं टकराएगी, क्या ये मतलब बस की स्थिति क्या हो रही है, अब बस नाले में गिर जाएगी, झील में गिर जाएगी। तो कह रहे हैं अब हमने सारी उम्मीदें छोड़ दी। हमें लग रहा था कि हमारा जो अंत है वो इसी बस में हो जाएगा, हमारा जो जीवन है वो इसी बस में समाप्त हो जाएगा, पता नहीं ये बस पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। तो उन्होंने सारी उम्मीदें छोड़ दी और बड़े इत्मीनान से आराम से उस बस में बैठ गए और हंसी मजाक चालू कर लिया। मतलब उन्हें लगा कि चिंता करने से भी कोई फायदा नहीं है, तो ये बस जाएगी या नहीं पहुंचेगी, इन सबको छोड़कर उन्होंने क्या किया, आराम से बस में बैठे और हंसी मजाक चालू कर दिया। इस तरह से ये जो पाठ हमने पढ़ा, ये पाठ किससे भरपूर है? हास्य रस से भरपूर है, क्योंकि इसमें हर जगह पर, हर बात पर जो लेखक है उन्होंने क्या किया है, व्यंग किया है। हर मतलब जो बस है उसकी स्थिति पर व्यंग किया है। कभी बस को वृद्धा का उन्होंने रूप दिया है, कभी बेचारी का रूप दिया है, कभी उन्होंने कहा है कि बच्चे की तरह अपने मतलब जो यात्री है उनको उन्होंने बच्चों की तरह संभाल रखा है। कभी उन्होंने कहा है कि जो इंजन है उसको अपनी गोदी में माँ की तरह, मतलब एक बच्चे की तरह दूध पिलाएंगी। तो इस तरह उन्होंने हर जगह जगह पर क्या किया, इस पाठ में एक व्यंग का, हास्य व्यंग का प्रयोग किया है। तो ये पाठ हमने पढ़ा। अब इसके जो प्रश्न उत्तर है वो हम देखते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, तो हमारा पहला प्रश्न है कि मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई? तो जब लेखक ने उस कंपनी के हिस्सेदार को पहली बार श्रद्धा से देखा तो उनके मन में श्रद्धा क्यों जाग गई? क्योंकि उनके मन में श्रद्धा इसलिए जागी क्योंकि जो टायर की स्थिति थी कि टायर जो है वो कभी भी फट सकता है, कभी पंचर हो सकता है। तो उसकी स्थिति को जानने के बाद भी जो वो क्या है, जो कंपनी के हिस्सेदार है वो बस को चलाने का साहस कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, लेखक ने उनको श्रद्धा भाव से देखा। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। फर्स्ट का पहले का उत्तर क्या होगा हमारा, लेखक ने
लेखक के मन में अब ये क्या है कि इसका उत्तर क्या हुआ कि लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार के प्रति श्रद्धा इसलिए जाग गई क्योंकि टायर की जो स्थिति थी उससे परिचित होने के बाद भी, मतलब टायर की स्थिति को जानने के बाद भी जो हिस्सेदार है वो बस को चलाने के लिए साहस जुटा रहा है और अपनी बस की बहुत तारीफ कर रहा है और बस की बहुत तारीफ या प्रशंसा कर रहा है। इसलिए जो लेखक है उनके मन में उस हिस्सेदार के प्रति क्या हुआ, श्रद्धा जाग गई। तो ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर देखते हैं हम क्या है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। तो लोगों ने ये सलाह क्यों दी? तो क्यों दी थी सलाह कि मान लो ये जो बस है वो कहीं भी रास्ते में खराब हो सकती है, जगह कैसी भी हो सकती है, जंगल भी हो सकता है, तो कहीं भी हमें बिताना पड़ सकता है, इसलिए लोगों ने सलाह दी। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर देखते हैं हम। लोगों ने लेखक को सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है बस की हालत बहुत खराब है, बस का कोई भरोसा नहीं है, बस का कोई भरोसा नहीं है कि वह कब कहाँ रुक जाए। ठीक है। और शाम रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए। मतलब उनका कहना ये था कि जो बस की स्थिति को देखकर उन्हें लग रहा था कि बस कहीं भी खराब हो सकती है, कहीं भी रुक सकती है, तो ये पता नहीं है कि शाम तुम्हें कहाँ बितानी पड़ जाए। इसलिए लोगों ने सलाह दी कि शाम वाली बस से यात्रा नहीं करनी चाहिए। अब जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो है कि ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन हो और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, तो लेखक को ऐसा क्यों लग रहा था? तो लेखक को ऐसा इसलिए लग रहा था कि जब बस स्टार्ट हुई
मतलब जब बस चालू हुई तो पूरी बस ही क्या होगा, बहुत तेज से हिलने लगी। तो उन्हें ऐसे लगा कि जैसे ही हर सीट के नीचे इंजन हो, या फिर पूरी बस ही इंजन हो। तो इतनी जोर से हिलने के कारण उन्हें लगा कि जो बस है वो पूरी क्या है, इंजन ही है। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर देखते हैं हम। अब जो तीसरा प्रश्न है उसका उत्तर है, जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तो सारी बस झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा लगा जैसे पूरी बस ही इंजन हो। मतलब जो बस है वो इंजन के पुर्जों की भांति बहुत तेज गति से हिलने लगी। अब जो हमारा चौथा प्रश्न है वो है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती भी है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? अब लेखक को ऐसे जलकर हैरानी इसलिए हुई लेखक को इसलिए हैरानी हुई कि हिस्सेदार ने इतनी आसानी से बोल दिया कि हाँ ये बस चलती भी है, कि जो बस की स्थिति थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। इस कारण से जब लेखक ने सुना कि ये बस चलती भी है तो उनको हैरानी हुई। तो इसका शॉर्ट में आंसर देख लें हम कि जो बस है, बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए, स्थिति को देखकर लेखक का आश्चर्यजनक होना स्वाभाविक है। मतलब जो उसकी बस की स्थिति थी वो खराब थी, तो उसको देखकर उनका जो आश्चर्यजनक होना कि बस चलती भी है वो स्वाभाविक है। अब जो पांचवा प्रश्न है वो देखते हैं हम। अब इसका पांचवा प्रश्न क्या है कि मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? क्योंकि जो बस की स्थिति थी वो खराब थी, कभी भी उसके ब्रेक फेल हो सकते थे, कभी भी उसका स्टीयरिंग टूट सकता था। तो जैसे ही कोई भी पेड़ आता तो लेखक को लगता कि अब जो बस है वो इससे टकराएगी। तो इस कारण से उनको हर पेड़ क्या लग रहा था, दुश्मन लग रहा था। तो इसका उत्तर और देख लें एक बार हम। बस की जर्जर अवस्था को देखकर लग रहा था कि कभी भी ब्रेक फेल हो सकता है या स्टीयरिंग टूट सकता है। स्टीयरिंग टूट सकता है और ऐसी स्थिति होने पर क्या होगा, जो बस है वो किसी भी पेड़ से टकरा जाएगी। इस कारण से लेखक को हर पेड़ अपना क्या लग रहा था, दुश्मन लग रहा था। तो इस तरह से हमने इस पाठ को समझा, इसके प्रश्न उत्तर किए तो आपको समझ आया होगा। अब हम जो ये पाठ है इसको अच्छे से आपको याद करना है। जो इसमें शब्दार्थ आए, कठिन शब्द है, उन शब्दों को समझना है, उन्हें